हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कैंसर के बारे में। ये आपके चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कैंसर है क्या। तो कैंसर मोस्ट रेटेड डिजीज में आता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का और फर्स्ट है कोरोनरी हार्ट डिजीज। आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि कोरोनरी हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का डेवलप कंट्री में एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर। तो कैंसर होता क्या है, कैंसर किसे कहते हैं? तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहा जाता है। जब भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? कैंसर कहा जाएगा। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता क्यों है, इसको समझते हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि सेल में प्रोलिफरेशन होता है बहुत कंट्रोल्ड वे में। सेल में क्या होता है? प्रोलिफरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है। और इस कंट्रोल को लाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन होगा, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। अब होता क्या है सेल साइकिल में कि सेल पहले डिफरेंशिएट होता है, फिर सेल डिवाइड होता है और फिर अल्टीमेटली सेल डाई हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन, डिवीजन एंड फिर उसका खत्म हो जाना। ये 3 स्टेप है एक कंट्रोल्ड सेल डिवीजन के लिए, एक कंट्रोल्ड सेल साइकिल के लिए। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? यानी कि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रोलिफरेशन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब कंट्रोल क्यों नहीं रह रहा? तो ज़ाहिर-सी बात है वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल थे प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनमें कुछ म्यूटेशन यानी कि कुछ चेंजेस हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये लॉस हो चुका है कंट्रोल। नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, मान लीजिए ये एक स्पेस है आपकी बॉडी में, जहाँ पर सेल डिवाइड होने हैं, ठीक? अब यहाँ पर सेल नॉर्मली क्या कर रहे हैं? डिवीज़न कर रहे हैं। तो ये एक सेल जैसे ही डिवाइड होकर दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है, तो ये दूसरा सेल इसे इंफॉर्मेशन देता है स्टॉप होने के लिए, है ना? स्पेस नहीं बचाना, इस जगह में कोई भी खाली जगह नहीं बची है, तो ये एक सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब स्टॉप हो जाओ, अब रुक जाओ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है स्टॉप होने की, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं हम इसे? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। किस केस में? कैंसर के केस में। क्या होगा? फिर से देखते हैं। ये एक जगह है जहाँ पर सेल मल्टीप्लाई होने हैं। अब यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहे हैं। लगातार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। क्यों? अब यहाँ पर जो सेल है, नियर बाय सेल, वो दूसरे सेल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा स्टॉप होने की। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टॉप होने की, यानी कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो चुकी है। कौन सी प्रॉपर्टी लॉस हो गई? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस होने की वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के नतीजे में डेवलप होता है ट्यूमर। क्या डेवलप होता है? ट्यूमर। तो ट्यूमर का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो होता है स्वेलिंग। ठीक, तो जब भी ट्यूमर अनकंट्रोल वेल में डिवाइड होता है तो एक आउटग्रोथ हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूमर कहा जाता है। होता कैसे है? अगर इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस देखें तो आपके पास डीएनए है और डीएनए में कोई पर्टिकुलर जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या कराने के लिए? वो प्रोटीन बनाने के लिए जो एक्सप्रेस करते हैं प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की। अगर किसी वजह से इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाएँ, तो ये वो प्रोटीन नहीं डेवलप करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन के लिए। अब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन के लिए प्रोटीन ही नहीं बन रहा, तो क्या होगा? सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि कब रुकना है, तो सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जिसके नतीजे में क्या डेवलप हो जाएगा? ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, ठीक? अब जो ट्यूमर है, ये 2 तरह के हैं, बेनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो बेनाइन ट्यूमर, जब भी ट्यूमर एक जगह पर रहेगा, यानी कि एनकैप्सुलेटेड रहेगा, दूसरी जगह पर नहीं फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूमर हुआ स्किन के ऊपर, जैसे कि वॉट्स, हम ये कह रहे हैं ना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो वॉट्स में भी आप देखते हैं कि एक स्किन टैग सा बन जाता है, ऊपर को उभार बन जाता है। लेकिन क्या ये उभार स्किन से कहीं और फैलता है? नहीं ना। जब भी एक जगह पर कोई ट्यूमर रहेगा तो उसे बिनाइन ट्यूमर कह देंगे। ठीक। और अगर ये ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगेगा, यानी कि मेटास्टेसिस करने लगेगा, मेटास्टेसिस, तो इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास होती है। मेटास्टेसिस कहते किसे हैं?
ट्यूमर की वो प्रॉपर्टी जब ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोलिफरेट कर जाए। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में डेवलप हुआ, फर्स्ट जो प्राइमरी ट्यूमर था वो डेवलप हुआ कहाँ पे, ब्रेस्ट में, और ये ब्रेस्ट से मेटास्टेसिस कर जाए नियर बाय टिश्यूज में, ब्रेस्ट के नियर बाय टिश्यूज, जैसे कि ये मेटास्टेसिस कर जाए लंग में, या लंग से मेटास्टेसिस कर जाए ये लिवर में, लिवर से मेटास्टेसिस कर जाए ये इंटेस्टीन में। ठीक, तो ये एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो इसे क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। और ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास होती है। अब आप देख रहे हैं कि ट्यूमर अपने आप में ही ड्रेडेड डिजीज है, और ये ड्रेडेड डिजीज जो है पूरी बॉडी में फैल रही है, तो ये कैसी है, लीथल है, जानलेवा है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं, लीथल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, इससे जान चली जाती है अगर वक्त रहते से ट्रीट ना किया जाए। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही असल में कैंसर कहलाते हैं। ठीक, तो हम जो कैंसर वर्ड है स्पेसिफिक वो किसके लिए यूज करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए करते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स के लिए नहीं करते। अब ये कैंसर डिफरेंट तरह के हैं, कम से कम 100 या उससे ज्यादा भी कैंसर अभी तक डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो अगर कैंसर अराइज होता है एपिथेलियल सेल से, कहाँ से, एपिथेलियल सेल से, तो इसे कह देते हैं कार्सिनोमाज। क्या कहते हैं, कार्सिनोमाज। और अगर ये कैंसर डेवलप हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू में तो इसे कह देते हैं सार्कोमाज। तो ये दो वर्ड आप याद रखिए कि एपिथेलियल सेल में अगर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो कार्सिनोमा, कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है तो सार्कोमा। और ये याद रखिएगा कि कैंसर जो स्पेसिफिक वर्ड है वो यूज किया गया है किसके लिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए यूज किया गया है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट आपको समझ में आया। बिनाइन जो एक जगह पर कन्फाइंड रहेगा और जो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करेगा, वो क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। लाइफ थ्रेटनिंग कौन से ट्यूमर होते हैं, लीथल कौन से हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक, अब तो कॉजेज ऑफ कैंसर देख रहे हैं, तो कॉजेज ऑफ कैंसर को कार्सिनोजेंस भी कहते हैं। वो सारी चीजें जिनसे कैंसर डेवलप हो सकता है उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक, तो कार्सिनोजन हमारे पास 3 तरह के हैं, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। हम समझते हैं सबसे पहले फिजिकल। तो फिजिकल कार्सिनोजन, सबसे पहले हम रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं वो डेवलप कर सकती हैं, कैंसर डेवलप कर सकती हैं। तो फिजिकल कॉज में हमारे पास है यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। क्या कोई सी भी रेज जनरली करती क्या है, तो ये हमारे डीएनए को डायरेक्टली ब्रेक कर देती है। हमारे डीएनए में बॉन्ड्स हैं, ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं इस वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो गया है, म्यूटेशन, या ऐसा कहें कि ये डीएनए को डैमेज कर देती हैं। रेस क्या करती हैं, डीएनए डैमेज करती हैं। डीएनए डैमेज होने की वजह से म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन होने की वजह से फिर से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, जिससे ट्यूमर डेवलप होगा। अब आप जैसे ही यूवी रेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये यूवी रेस फॉर्मेशन करती हैं पायरिमिडीन डाइमर्स का। क्या डेवलप करती हैं, पायरिमिडीन डाइमर्स, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। और वहीं पे ये एक्सरेज डेवलप करती हैं फ्री रेडिकल्स। क्या डेवलप कर रही हैं, फ्री रेडिकल्स डेवलप करती हैं। तो आप शॉर्ट में याद रखिए कि फिजिकल जो कॉज है या फिजिकल जो हमारे पास आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है ये डीएनए डैमेज करती है। ठीक, दूसरा कॉज है हमारे पास केमिकल। तो केमिकल में सबसे पहले है टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक से इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में, कैसा कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो जब भी स्मोक करता है कोई तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, धुआं निकलता है। और टोबैको में जो इनकम्प्लीट कंबस्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेंजोपायरीन। ये बेंजोपायरीन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर कॉज करने के लिए। ठीक, दूसरा है हमारे पास एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस क्या है कि जो सिलिकेट माइंस होती हैं ये उनसे डेवलप होता है, जैसे कि जो पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स डेवलप होते हैं, तो वहां पर ये डिजीज, ये एस्बेस्टोस निकलते हैं जो क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तीसरा है एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है, ये फंगस है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है, फंगस से कॉज होने वाले टॉक्सिन्स है। ये असल में फंगस का नाम होता है एस्परगिलस फ्लेवस। फंगस का नाम क्या है, एस्परगिलस फ्लेवर्स। ये एस्परगिलस फ्लेवर्स ज्यादातर पीनट्स पे होती है। तो जब भी आप फंगस वाली पीनट को लेते हैं, खाते हैं, तो ये
एफ्लाटॉक्सिन डेवलप करती हैं और जिससे क्या कॉज होता है, कैंसर कॉज होता है। तो ये जो 3 केमिकल हैं ये हमारी बॉडी में जा कैसे रहे हैं? तो पहला है ऑक्यूपेशनल वे में, है ना? कि ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है या एस्बेस्टोस रिलीज हो रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन के थ्रू कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू ये केमिकल कार्सिनोजेंस बॉडी में एंटर हो जाते हैं। दूसरा है आपके पास डाइट, है ना? अभी हमने बात करी पीनट्स की, तो एफ्लाटॉक्सिन डाइट के थ्रू जा सकते हैं या फिर ड्रग्स के थ्रू, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कैंसर कॉज करती हैं। चौथा है हमारे पास लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग को, तो कोई भी जो सिगरेट स्मोक करता है इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, बेंजोपायरीन बनता है और उसकी बॉडी में केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से कैंसर कॉज होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल में हमारे पास है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, यानी ऐसे वायरसेस जो कैंसर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं इसके, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। दूसरा है हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस और तीसरा है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं जो कॉज कर सकते हैं कैंसर को। हेपेटाइटिस बी वायरस स्पेसिफिक है सर्वाइकल कैंसर के लिए, फीमेल्स में। एप्स्टीन बाय वायरस करता है बर्केट्स लिम्फोमा और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिवर कैंसर के लिए। तो ये 3 वायरसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कार्सिनोजन हमारे पास 3 है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। फिजिकल में यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। केमिकल में हमारे पास अगर आप बुक के लिहाज से देखें तो सिर्फ ये टोबैको स्मोक है। और तीसरा है बायोलॉजिकल ऑन्कोजेनिक वायरस जिसमें हमने 3 वायरसेस के बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर की, यानी कि बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं या ऐसे कौन से रेगुलेटरी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी में कैंसर को स्टॉप करने के लिए, ट्यूमर की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 टाइप ऑफ रेगुलेटरी जीन्स। तो 3 रेगुलेटरी जीन है हमारे पास, पहला है प्रोटो ऑन्कोजेंस ऑन्कोजीन्स, दूसरा है हमारे पास ट्यूबर सप्रेसर जीन और फिर तीसरा है डीएनए रिपेयर जीन। हम एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑन्को ऑन्क सभी बताया था हमने, किसके लिए है? ट्यूमर के लिए है। और जीन्स, वो पर्टिकुलर जीन जो बनाएगा ऐसा प्रोटीन जो डेवलप कर सकता है क्या? कैंसर। प्रोटो, ये प्रोटो वर्ड जो है ये यहाँ पर इस ऑन्कोजीन से पहले की फॉर्म है। यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कैंसर के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन से पहले की फॉर्म क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है। हम्म, तो होता क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं नॉर्मली होस्ट सेल में पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या है? नॉर्मल है पाना होना, नॉर्मली पाए जाते हैं होस्ट सेल में। ठीक, अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं वो एनकोड करते हैं ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन के लिए। किसके लिए एनकोड करते हैं? ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन के लिए। अभी हमने पीछे देखा ना, हमने क्या सीखा था? देखा था कि हमारे पास डीएनए में जीन है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए। वो प्रोटीन जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि कंट्रोल्ड वे में सेल को डिवाइड करवाता है। तो ये जो प्रोटीन की हम बात कर रहे थे ये बनाता कौन है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स बनाते हैं। ये एनकोड करते हैं उस प्रोटीन के लिए जो ग्रोथ रेगुलेटिंग है। ठीक, सेल को एक कंट्रोल्ड वे में ही डिवाइड होने देता है। अब जैसे ही ये प्रोटो ऑन्कोजीन, हमने 3 पीछे कॉज देखे, कार्सिनोजन देखे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उन तीनों में से किसी भी वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन जब कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, ठीक, तो क्या होगा? अब प्रोटो ऑन्कोजीन तो कन्वर्ट हो गए ऑन्कोजीन में, प्रोटो ऑन्कोजीन बना रहे थे वो प्रोटीन जो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। अब प्रोटो ऑन्कोजीन तो रहे नहीं, क्या बन गए? ऑन्कोजीन्स बन गए, यानी कि वो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर डेवलप करने के लिए या अनकंट्रोल्ड वे में सेल को डिवाइड करने के लिए। ठीक, जब अनकंट्रोल्ड वे में सेल यहाँ डिवाइड होगा तो क्या डेवलप होगा? कैंसर बनेगा, ट्यूमर बनेगा। पहली बात समझ में आ गई? यानी ऑन्कोजीन्स प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्यूमर कॉज करने के लिए। दूसरी जीन है हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो नाम बता रहा है ये सप्रेस करेगा क्या बनने को? ट्यूमर बनाने को। ठीक, तो ये जीन इनहिबिट करते हैं या सप्रेस करते हैं
सेल डिवीजन को। अब किसी भी वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट होगा ऑन्कोजीन्स में, तो ये जो हमारे पास सप्रेसर जीन है ये इसे इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये स्टॉप करते हैं सेल साइकिल, स्टॉप करते हैं सेल साइकिल कब? इफ डीएनए इज डैमेज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डीएनए डैमेज हो चुका है तो उस सेल साइकिल को स्टॉप करेंगे कौन? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक, ये इनिशिएट करते हैं डीएनए रिपेयर को। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इन्हीं ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए, इन्हीं ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, तो ये सेल साइकिल जो डीएनए डीएनए डैमेज था उसकी सेल साइकिल को जो स्टॉप कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये भी खराब हो गया है तो फिर से सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीजन कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले से तो हो ही रहा था क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए थे, अब ये भी सप्रेस हो गए तो और इंक्रीज होगा। अब तीसरे है हमारे पास जीन डीएनए रिपेयर जीन। तो नाम बता रहा है क्या करेगा? ये रिपेयर करेगा किसी चीज को। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सेल जब भी डिवाइड होते हैं तो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है ना? और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाती है तो ये डीएनए रिपेयर जीन उसे रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, अब डीएनए रिपेयर जीन की यहाँ पर भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पर डीएनए डैमेज हो चुका है, तो ये रिपेयर करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, फिक्स कर देंगे किसे? डैमेज डीएनए को। रिपेयर करते हैं किसे? डैमेज्ड डीएनए को। यहाँ पे डीएनए डैमेज हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सरेज की वजह से हो सकता है, या टोबैको की वजह से हो सकता है, या फिर ऑन्कोजेनिक वायरसेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये भी डीएनए रिपेयर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, है ना, कॉज तो है हमारे पास, वजह तो है कैंसर डेवलप होने की, तो अगर यहाँ पर भी म्यूटेशन हो जाए तो फिर से अब और ज्यादा सेल डिवीजन होगा। ठीक, तो हमारे पास 3 रेगुलेटरी जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर की। आगे हम देख रहे हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर वो हुआ है। चलिए, तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कैंसर जानने के लिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं? बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। तो बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या किया जाता है? एक पीस जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है उसे कट कर लिया जाता है और फिर उसे एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो बायोप्सी का मतलब क्या है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अफेक्टेड एरिया हमें लग रहा था स्टमक है, तो यहाँ स्टमक का एक पीस ले लिया जाएगा और ये जो आपने पीस कट किया है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। और इस कट पीस को जब आप स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में टेस्ट करेंगे, देखेंगे, तो इसे कहा जाएगा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? डायग्नोसिस का तरीका, जानने का तरीका, डिटेक्ट करने का तरीका कि कैंसर है कि नहीं है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। दूसरा है आपके पास ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। तो जैसे कि नाम बता रहा है तो आपको पता ही है, ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर कोई भी आपको बीमारी के बारे में जानना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। बोन मैरो टेस्ट क्या है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है बोन मैरो, उसको ले लेते हैं और फिर उसे टेस्ट कर लिया जाता है। तीसरा है आपके पास इमेजिंग टेक्निक्स। तो इमेजिंग टेक्निक्स में हम इसे क्या कहते हैं? रेडियोग्राफी कहा जाता है। तो हमारे पास अलग-अलग रेडियोग्राफिक टेक्निक्स हैं। ये हमारे पास एक्स-रेज़ है, फिर ये सिटी स्कैन है और फिर एमआरआई है। ठीक? तो जो सिटी स्कैन है उसे यूज़ किया जाता है, सिटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक? क्या है ये? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, एमआरआई। एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे याद करने के लिए यहाँ पर आप मैग्नेट को याद रखिएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहाँ पे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबकी इमेज आ जाती है और फिर हम उस इमेज में देख लेते हैं कि कहीं पर एक्सेसिव ग्रोथ तो नहीं है किसी सेल की। ठीक, तो कहीं पे एक्सेसिव सेल होगी तो वहां पे मास ऑफ सेल दिखाई देगा, गुच्छा दिखाई देगा सेल्स का। अगर ऐसा दिखाई देता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पर ट्यूमर डेवलप है और फिर उसकी फर्दर और डायग्नोसिस कर ली जाती है। आगे है हमारे पास साइटोलॉजिकल टेस्ट। साइटोलॉजिकल टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक हम करते हैं सर्वाइकल कैंसर में। क्या किया जाता है? एक पेप स्मेयर ले लेते हैं, यानी कि सर्विक्स के जो फ्लूइड हैं उनको लेकर स्लाइड में देखते हैं कि वहां पर सेल ग्रोथ हो रही है कि नहीं।
फिर है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है। और फिर सबसे हाईली जो यूज़ है, यानी कि अगर किसी को मोस्ट अर्ली डिटेक्शन करना है, किसी की जेनेटिक्स अपनी जेनेटिक्स को चेक चेक करना है कि उसकी जो हिस्ट्री है पेरेंट्स को या ग्रैंड-पेरेंट्स को या उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनको कैंसर था, तो उस केस में हम क्या करवाते हैं, मॉलिक्यूलर या जेनेटिक डिटेक्शन करवाते हैं कैंसर का। ठीक? अब ट्रीटमेंट क्या है? तो कैंसर को कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले है सर्जरी, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे बिनाइन ट्यूमर में कन्फाइंड था, एक जगह था, तो यहाँ पर सर्जरी सबसे अच्छा है ट्रीटमेंट की, डायरेक्ट उस पर्टिकुलर टिश्यू को वहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरा है हमारे पास रेडियोथेरेपी, अलग-अलग थेरेपीज़ हैं रेडियोथेरेपी में, इसकी मदद से कैंसर को खत्म किया जा सकता है। फिर है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये 5 आपके पास ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। इसके अलावा प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप कैंसर को? सबसे पहले अवॉइड करना है आपको कार्सिनोजेंस को, जितने भी कार्सिनोजन हैं, केमिकल हैं, फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, इनसे अवॉइडेंस करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, वैक्सीनेशन करवाना है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा ना, तो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएँगे और जेनेटिक काउंसलिंग या अवेयरनेस। तो ये था हमारा पूरा कैंसर के बारे में। हमने क्या-क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने कैंसर को समझा कि कैंसर कहते किसे हैं। फिर हमने समझा कि कैंसर का कॉज़ क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर बेसिस किस तरह से डीएनए में चेंजेज़ हो सकते हैं। फिर हमने डिटेक्शन के बारे में पढ़ा, ट्रीटमेंट के बारे में और फिर प्रिवेंशन के बारे में। अगर आप ये पूरा अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा, आपको कम से कम 5 मार्क्स की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।